India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय न्याय व्यवस्था पर शोध पर अहम नतीजे आए सामने। निचली अदालतों में जज का धर्म या लिंग उनके आदेशों को नहीं करता प्रभावित, अदालत में है पूर्वाग्रह का अभाव। सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना की सेवा से हट चुके विमान वाहक पोत आईएनएस विराट को तोड़ने पर लगाई रोक, यथास्थिति बनाने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर लगाई रोक। हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को ऑनलाइन सुविधा देने के एवज में स्कूलों को भरपाई का दिया था निर्देश। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम व्यक्ति पहली पत्नी से बिना तलाक कर सकता है दूसरी शादी, लेकिन मुस्लिम महिला को नहीं है यह अधिकार। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना की सेवा से हट चुके भारतीय विमान वाहक पोत आईएनएस विराट के तोड़ने या कबाड़ बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक कंपनी ने याचिका दायर की गई थी और जिसकी सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला लिया। नौसेना से हटाए गए ऐतिहासिक युद्धपोत आईएनएस विराट को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा फिलहाल यथास्थिति बरकरार रहेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने खरीदने वाले को नोटिस भी जारी किया है। एनवीटेक मरीन कंसल्टेंट लिमिटेड नाम की कंपनी की ओर से याचिका दायर की गई और इसमें कहा गया कि इस जहाज को एक समुद्री संग्रहालय और बहुआयामी साहसिक केंद्र में बदला जा सकता है। कंपनी ने खरीदार को 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। जहाज को भावनगर के श्रीराम ग्रुप ने खरीदा है। उसे बतौर कबाड़ तोड़ा जा रहा है। विमान वाहक पोत विराट को 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। वर्ष 2017 में इसे नौसेना से हटा दिया गया था, जिसे बाद में एक ग्रुप ने इसी साल नीलामी में 38.54 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। भारतीय समुद्री विरासत के प्रतीक इस युद्धपोत को गुजरात के अलंग जहाज तोड़ने वाले यार्ड में पहुंचाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे तोड़ने पर रोक लगा दी है। पिछले साल दिसंबर में महाराष्ट्र सरकार ने सेवा से मुक्त हो चुके विमान वाहक पोत आईएनएस विराट को मरम्मत के साथ संरक्षित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। दुनिया का सबसे लंबा सेवारत युद्धपोत भारत में टूटने वाला दूसरा विमान वाहक पोत है। 2014 में आईएनएस विक्रांत को मुंबई में नष्ट कर दिया गया था। 70 वर्षीय विमान वाहक पोत ने अपने पहले अवतार में 1982 में रॉयल ब्रिटिश नौसेना के लिए अर्जेंटीना के खिलाफ फॉकलैंड युद्ध जीता था। आईएनएस विराट का वजन लगभग 27,800 टन है और नवंबर 1959 से अप्रैल 1984 तक एचएमएस हर्मिस के रूप में ब्रिटिश नेवी की सेवा की और नवीनीकरण के बाद 1987 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। इस युद्धपोत को आखिरी बार फरवरी 2016 में विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में तैनात किया गया था। जुलाई 2016 में मुंबई से कोच्चि के लिए आखिरी बार विमान वाहक ने अपनी शक्ति के तहत रवाना किया। अक्टूबर 2016 में वो कोच्चि से बाहर ले जाया गया और मुंबई लौट आया। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी एक किसान को रिहा करने का निर्देश दिया, जिसने 18 साल जेल में बिताए थे। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, न कि आईपीसी की धारा 302 के तहत। परदेसी राम की 30 मई 2002 को घटी एक घटना में
कार्तिक राम की हत्या का आरोप था। दीवार के निर्माण को लेकर उनके बीच विवाद के कारण परदेसी राम ने कथित तौर पर मृतक पर फावड़े से हमला किया और फिर सिर पर पत्थर से वार किया और परिणाम स्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई। ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी। अपील में यह तर्क दिया गया था कि अचानक झगड़ा होने से जुनून में बिना किसी सोची समझी तैयारी के अपराध किया गया था और इस प्रकार ये धारा 300 आईपीसी के अपवाद 4 के भीतर आता है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी और मृतक परिवार के सदस्य हैं और ये विवाद दीवार को बढ़ाने के सवाल पर हुआ। इन पहलुओं पर ध्यान देते हुए बेंच ने कहा कि पीड़ित को अचानक झगड़े में क्रूरता से मारा गया। मामले में इस दृष्टिकोण में हम पाते हैं कि अपीलार्थी धारा 304 भाग 1 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए अदालत ने उसे पहले से ही हिरासत में काटी गई अवधि जो कि 18 वर्ष थी, उसके मद्देनजर अपराधी को रिहा किया। वहीं देश के न्यायपालिका पर किए गए शोध में अच्छे नतीजे सामने आए हैं। शोध में पाया गया है कि देश की अदालतों में जजों द्वारा कोई पक्षपात नहीं किया जाता। न धर्म न लिंग किसी जज को प्रभावित करना है। हर धर्म के अनुयायी को समान न्याय मिलता है। समूह और पूर्वाग्रह की जांच करने के लिए लिंग और धर्म, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के अनुसार न्यायाधीशों और प्रतिवादियों का अध्ययन किया गया था। ये भारत में न्यायिक आंकड़ों का पहला ऐसा अध्ययन है। क्या निचली अदालत में न्यायाधीश का धर्म या लिंग उनके आदेशों में कोई भूमिका निभाता है? इस सवाल का जवाब अब अमेरिका के एक शोध संगठन डेवलपमेंट डेटा लैब के अध्ययन में मिला है। देश भर की जिला और अधीनस्थ अदालतों में किसी भी लिंग या धार्मिक पूर्वाग्रह के प्रमाण नहीं मिले हैं। रिसर्च में कहा गया है कि विभिन्न लिंगों के न्यायाधीश अपने लिंग के अनुसार प्रतिवादियों के साथ अलग व्यवहार नहीं करते हैं और न ही न्यायाधीश धर्म के आधार पर पक्षपात का प्रदर्शन करते हैं। डॉर्टमाउथ कॉलेज के प्रोफेसर पॉल नोवसर्ड और जॉन्स हॉपकिंस SAIS प्रोफेसर सैम आशेर द्वारा स्थापित डेवलपमेंट डेटा लैब डेटा का उपयोग करके नीति संगत ज्ञान के उपयोग के लिए संस्कारों, फर्मों और नागरिक समाज संगठन के साथ काम करता है। अध्ययन ने सभी जिलों के अधीनस्थ न्यायालयों के 8 करोड़ केस रिकॉर्ड के डेटा सेट को 2010 से 2018 तक सरकार के ई-कोर्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध देखा। ये मामले 7,000 से ज्यादा जिले और अधीनस्थ अदालतों के 80,000 से ज्यादा न्यायाधीशों को कवर करते हैं। ये भारत में न्यायिक आंकड़ों का पहला ऐसा अध्ययन है। शोध नतीजों में कहा गया है कि महिलाएं आबादी का 48% प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन वे केवल 28% जिला न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इसी तरह भारत के 200 मिलियन मुसलमान 14% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन निचली अदालत के न्यायाधीशों का वे केवल 7% हिस्सा है। समूह और पूर्वाग्रह जांच करने के लिए लिंग और धर्म, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के अनुसार न्यायाधीशों और प्रतिवादियों का अध्ययन किया गया था। ये पाया गया कि पुरुषों के प्रतिवादियों को सजा या बरी होने के बेहतर परिणाम नहीं मिले जब उनके मामले पुरुष न्यायाधीशों को सौंपे गए। वहीं महिला जजों के सामने महिला प्रतिवादियों को बेहतर नतीजे नहीं मिले। सजा और बरी किए जाने के अलावा अध्ययन ने मामले की पेंडेंसी के दौरान जज की देरी या बदलाव जैसे अन्य मामले प्रक्रियाओं के खिलाफ डेटा का परीक्षण किया और समान परिणाम पाए। ये भी पाया गया कि पूर्वाग्रह का अभाव है। मुसलमानों और महिलाओं से जुड़े मामलों का फैसला करते समय निचली अदालतों में पाया गया कि न्यायिक पूर्वाग्रह नहीं है। शोध धर्म द्वारा पूर्वाग्रह की जांच करता है और जाति कारक को फिलहाल शोध में शामिल नहीं करता है। अध्ययन दोषपूर्ण और दोष मुक्त होने के दौरान पूर्वाग्रह की जांच करता है। ये न्यायिक प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण कारकों में शामिल नहीं करता, जैसे आरोप लगाना, जमानत देना और सजा की मात्रा निर्धारित करना। दिल्ली स्थित प्रोजेक्ट 39A के एक 2016 के अध्ययन के अनुसार देश में 385 मौत की सजा थी, जिसमें 2/3 पिछड़े वर्गों के थे या धार्मिक अल्पसंख्यक थे। 2019 के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम और दलित देश में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल की संख्या हिस्सा जो आबादी में अपने हिस्से से अनुपातहीन है।
2011 की जनगणना के अनुसार अंडर ट्रायल के बीच अनुसूचित जातियों का हिस्सा 2019 के अंत में 21% था, जबकि आबादी में उनका हिस्सा 16.6% आंका गया। अनुसूचित जनजातियों और मुसलमानों ने सभी अंडर ट्रायल की तुलना में क्रमशः 10.5% और 18.7% की वृद्धि की है, जबकि आबादी में उनका संबंधित हिस्सा 8.6% और 14.2% है। अध्ययन में कहा गया है कि न्यायिक पूर्वाग्रह की जांच करते हुए जाति को एक कारक के रूप में उपयोग नहीं करने पर हम आय या जाति के आयाम पर पूर्वाग्रह की जांच नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक एक एल्गोरिथम नहीं है जो इन आयामों को उच्च सटीकता के साथ वर्गीकृत कर सकता है। अध्ययन में कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें दिल्ली सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और अन्य वंचित समूह डीजी के तहत छात्रों को पर्याप्त गैजेट और इंटरनेट पैकेज प्रदान करने के लिए स्कूलों को प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था, ताकि उन्हें कोविड-19 लॉकडाउन के प्रकाश में स्कूलों द्वारा आयोजित की जा रही वर्चुअल कक्षाओं के बराबर पहुंच में सक्षम बनाया जा सके। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। दरअसल विशेषाधिकार प्राप्त और वंचितों के बीच डिजिटल विभाजन को खत्म करने के सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने स्कूलों को अनुमति दी थी कि वे छात्रों को ये सुविधा उपलब्ध कराने में आई लागत की भरपाई करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12 के तहत सरकार के समक्ष दावा कर सकते हैं। यह आदेश जस्टिस फॉर ऑल से दायर एक याचिका पर आया था, जिसमें स्कूलों द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के छात्रों के लिए लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और अन्य उपकरणों की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि इस डिजिटल डिवाइस या डिजिटल गैप या डिजिटल अपार्ट हेड का खत्म करने में या इससे निपटने में यदि किसी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को कोई अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है तो स्कूल इसके लिए आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(2) के तहत राज्य से प्रतिपूर्ति या अदायगी का दावा कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त अदालत ने एक कमेटी का भी गठन किया जिसमें केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा सचिव या उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी, जीएनसीटी-डी के शिक्षा सचिव को शामिल किया जाएगा। वहीं पूर्व विदेश मंत्री एमजे अकबर द्वारा पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने एमजे अकबर बनाम प्रिया रमानी मानहानि केस की सुनवाई 17 फरवरी तक के लिए टाल दी है। दरअसल एमजे अकबर की ओर से प्रिया के खिलाफ दाखिल मानहानि के मामले में फैसला अब 17 फरवरी को आ सकता है। इस मानहानि मामले में कोर्ट को ये तय करना है कि प्रिया रमानी के ट्वीट से एमजे अकबर की प्रतिष्ठा खराब हुई है या फिर नहीं। पत्रकार प्रिया रमानी ने एमजे अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। आज कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में दोनों पार्टीज प्रेजेंट थी और प्रोसीडिंग्स 17 फरवरी के लिए 2 बजे के लिए अजर्न हो गई हैं। कोर्ट कुछ और टाइम लगाएगा सारी जजमेंट्स और रिटन सबमिशंस को देखने, पढ़ने और जजमेंट प्रोनाउंस करने में। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं अपने संवाददाता अनन्य का। अनन्य, जानना चाहेंगे आपसे कि कोर्ट ने क्यों ये फैसले को टाला, हमें तफसील से बताएं। जी, आज एक्चुअली जजमेंट प्रोनाउंस करना था कोर्ट को। हालांकि बात ये हुई कि कुछ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को लेट मिले और इस पूरे केस में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं और जो रिटन सबमिशंस कोर्ट ने दोनों पार्टी से मंगाए थे वो काफी लंबे हैं, तो कोर्ट को पूरा इन आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ने का समय नहीं मिला। तो कोर्ट ने कहा कि अब
वो जो है 17 तारीख को इस पर फैसला सुनाएगा, जबकि वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार ढंग से पढ़ लेगा और उसके बाद ही अपने फैसला सुनाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अनन्य, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सिविल सेवा परीक्षा में एक आपको बता दें कि मौका दिया जाना, एक अतिरिक्त मौका दिए जाने के मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या आप अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का एक मौका नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि जब आप प्रतियोगियों को एक अतिरिक्त मौका देने के लिए तैयार हैं तो उम्मीद है कि आप बहुत सख्त रुख नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ये असाधारण स्थिति थी और इसीलिए आयु सीमा में छूट देने के लिए क्या आप सहमत है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार से पूछा था कि वैसे अभ्यर्थी जिनका 2020 में अंतिम मौका था, क्या उन्हें सरकार एक और मौका नहीं दे सकती। इस बार केंद्र ने पिछली सुनवाई में ये कहा कि वह और यूपीएससी अभ्यर्थियों को एक और मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन वे आयु सीमा में छूट नहीं देगी, क्योंकि सरकार ने कई तरह की शर्तें में मौका दिए जाने पर लगाई थी और ऐसे में इसीलिए कोर्ट ने ये कहा था कि वह पूरी तरह से शर्तों को पढ़ने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि केंद्र की पेशकश कमजोर वर्गों को परीक्षा से बाहर करती है। पिछले साल जिन 2236 उम्मीदवारों के पास अंतिम मौका था वे आयु वर्जित हैं। यदि आयु में उन्हें छूट नहीं दी गई तो ये सभी अफसर से चूक जाएंगे, क्योंकि SC/ST उम्मीदवारों के पास प्रयास के अवसर नहीं होते। उनकी आयु सीमा की पात्रता का मापदंड है। कोटे के सवाल पूछने पर केंद्र की ओर से ये कहा गया कि ये नीति से संबंधित मसला है, इसलिए इस पर बुधवार तक जवाब देगी। महाराष्ट्र के यवतमाल में 2018 में कथित आदमखोर बाघिन अवनी को मारने के मामले का परीक्षण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। उच्चतम न्यायालय ये जांच करेगा कि बाघिन आदमखोर है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बाघिन के शूटर को इनाम देने के मामले में अवमानना नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अवनी को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। CJI SA बोबडे ने कहा कि बाघिन को मारने पर जश्न मनाने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। याचिकाकर्ता संगीता डोगरा ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि बाघिन आदमखोर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई की तारीख 2 हफ्ते बाद की तय की गई है। 5 वर्षीय इस बाघिन को T1 के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल यवतमाल जिले में इस बाघिन को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारियों समेत कुल 200 लोगों की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस ऑपरेशन में 4 हाथियों और वन्यजीव पशु चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम को भी लगाया गया था। जानकारी के मुताबिक 1 जून 2016 से अब तक इस बाघिन ने 14 लोगों की जान ली थी। इसके अलावा इसने कई घोड़ों और गायों को भी अपना शिकार बनाया था। 29 जनवरी 2018 को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बाघिन T1 को गोली मारने के आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन कुछ महीने बाद उसने फिर 2 लोगों को मार दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना एक के ज्यादा बार वो यानी कि दूसरी भी शादी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम महिला पर यह नियम लागू नहीं होगा। अगर एक मुस्लिम महिला को दूसरी शादी करनी है तो उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत या मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के तहत अपने पहले पति से तलाक लेना पड़ेगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मुस्लिम व्यक्ति पहली पत्नी से बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम महिला को ये अधिकार नहीं है। मुस्लिम महिला को अगर दूसरी शादी करनी है तो उसे पहले पति से तलाक लेना होगा। हरियाणा के मेवात इलाके के एक मुस्लिम जोड़े ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में प्रेमी जोड़े ने बताया था कि वो दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन दोनों साथ रहना चाहते हैं। महिला ने बताया कि उसकी शादी इच्छा के खिलाफ की गई थी और वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है, लेकिन दोनों के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हाईकोर्ट की जस्टिस अलका सरीन ने ये फैसला मेवात के नूह के एक मुस्लिम प्रेमी जोड़ी की सुरक्षा की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। हाईकोर्ट को बताया गया कि दोनों के पारिवारिक सदस्य उनकी शादी के खिलाफ हैं और दोनों को जान से मारने तथा संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं।
सुनवाई के दौरान प्रेमी जोड़े के वकील ने बेंच को बताया कि प्रेमी जोड़ा मुस्लिम है और मुस्लिम धर्म के अनुसार उनको एक से ज्यादा विवाह करने की छूट है। इस पर बेंच ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस जोड़े की शादी गैर कानूनी है, क्योंकि एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना एक से अधिक बार शादी कर सकता है, लेकिन अगर एक मुस्लिम महिला को दूसरी शादी करनी है तो उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत या मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के तहत अपने पहले पति से तलाक लेना पड़ेगा। इस मामले में महिला ने अपने पहले पति से तलाक नहीं लिया है। ऐसे में हाई कोर्ट उनको कैसे कपल मानकर सुरक्षा का आदेश दे सकता है। कोर्ट ने कहा है कि ये कपल कानूनी तौर पर विवाह के आधार पर सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि वो इस बाबत कोई आदेश जारी नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा है कि याची सुरक्षा के लिए संबंधित जिले के एसपी से संपर्क कर सकते हैं, जो जीवन के लिए किसी भी खतरे के मामले में लोगों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। हाईकोर्ट की जस्टिस अलका सरीन ने अपने फैसले में कहा कि इस जोड़े की शादी गैर कानूनी है, क्योंकि मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के तहत मुस्लिम व्यक्ति अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम महिला को ये अधिकार नहीं है और उसे दूसरी शादी के लिए पहले पति से तलाक लेना होगा। ऐसे में प्रेमी जोड़े की शादी को अमान्य करार देते हुए हाईकोर्ट ने कपल को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने प्रेमी जोड़े को संबंधित जिले के एसपी से सुरक्षा को लेकर संपर्क करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने वकीलों के एक समूह को भूमि हड़पने के मामले के कथित रूप से गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने पर कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने कहा कि जब अधिवक्ताओं के आचरण की बात आती है तो कोर्ट बिल्कुल सहिष्णुता न दिखाए और ये सुनिश्चित करे कि कुछ वकीलों की गतिविधियां पूरे पेशे की छवि को खराब न करें। कोर्ट ने ये टिप्पणी इस जानकारी के बाद की कि कुछ अधिवक्ताओं ने एक विवादित संपत्ति का ताला खोलने और जबरन कब्जा करने का प्रयास किया था। कोर्ट को आगे जानकारी दी गई थी कि प्रतिदिन व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कथित रूप से वकील शामिल है उस संपत्ति में आते हैं और कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करते हैं। जज ने दरअसल बताया ये भी जाता है कि आदेश में दर्ज किया कि बताया ये भी गया कि कुछ वकीलों की इस गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा भी वो बनते हैं। वकीलों की उपस्थिति के कारण ये बताया गया कि प्रतिवादी पुलिस संपत्ति को संरक्षण देने में संकोच कर रही है। याचिकाकर्ता ने ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि पुलिस भी उपद्रवियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में भी संकोच कर रही है। जज ने कहा कि इस प्रकार की प्रैक्टिस अतीत में भी रही है। हालांकि अदालत ने वकीलों को निलंबित करने जैसी कड़ी कार्रवाइयां करके स्थिति को नियंत्रण में लाया है। उन्होंने कहा कि ये पिछले एक महीने में तीसरा अवसर है जब इस अदालत का ध्यान वकीलों की गैर कानूनी गतिविधियों की और खींचा गया है। दरअसल जब वे गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा बनकर अपराधी गतिविधियों में लिप्त रहे या संपत्ति हड़पने का प्रयास किया, पीठ ने संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध तस्वीरों और वीडियो फुटेज की जांच करने, बदमाश अधिवक्ताओं की पहचान करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ये रिपोर्ट कोर्ट को बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पांडिचेरी के समक्ष संबंधित वकीलों की शिकायत करने और आवश्यक कार्रवाई करवाने का आधार भी बनाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.